नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज शाम जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलेंगे तो चेहरे पर मुस्कान आएगी या नहीं, इसका जवाब आज पूरे दिन बाजार ने बड़ी साफ भाषा में दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज 10 जुलाई है और दिन है शुक्रवार, यानी कि इस हफ्ते का लास्ट सेशन रहा है, लास्ट आखिरी कारोबारी दिन रहा है। दोस्तों, आज का दिन बाजार के लिए एक ऐसा दिन रहा जिसे शायद अगले कुछ हफ्तों तक निवेशक याद रखेंगे। हरा रंग हर तरफ छाया रहा। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तीनों ने आज जोरदार बढ़त दिखाई है। लेकिन सवाल यह है कि यह तेजी अचानक आई कहां से? क्या यह सिर्फ एक दिन की उछाल है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है? तो जवाब है हाँ, एक बड़ी कहानी है और वह कहानी शुरू होती है हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक शांति समझौते से। आज हम बात करेंगे कि बाजार के हर एक पहलू को समझेंगे कि इंडेक्स से लेकर सेक्टर तक, कच्चे तेल से लेकर सोने चांदी तक, और सबसे जरूरी कि कल यानी कि सोमवार को आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। शनिवार और इतवार के बीच यानी कि शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और उसका मंडे क्या असर पड़ सकता है, उसको किस तरह से हमें फैक्टर इन करना है, इस बात को भी हमें समझना होगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो निवेशक टीवी पर लाल निशान देखकर परेशान थे, जो हर सुबह मोबाइल खोलकर पोर्टफोलियो चेक करने से भी डर रहे थे, उनके लिए आज का दिन एक तरह की राहत की सांस लेकर आया। जी हाँ, आपने परसों देखा था कि किस तरह से 8 लाख करोड़ रुपए का एकदम से नुकसान हो गया था और कल मार्केट में तेजी आई, रिकवरी आई और आज फिर उसी तेजी को, उसी कहानी को, उसी स्टोरी को आज फिर मार्केट ने आगे बढ़ाया है। दोस्तों, यही तो बाजार का असली स्वभाव है। यह कभी भी एक दिशा में लंबे समय तक नहीं चलता। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी आ सकता है। यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसको यहाँ पे इस तरह से कहना तो गलत होगा, लेकिन इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि आज जहां पे धूप है वो वहां पे थोड़ी देर के बाद छांव भी हो सकती है। तो यही मार्केट का स्वभाव है और इसी उतार चढ़ाव को समझना ही असली निवेश की शुरुआत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इंडेक्स ओवरव्यू, यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। जब घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य मुस्कुराए तो समझ लीजिए कि पूरे परिवार का दिन अच्छा गुजरा है। आज बाजार के तीनों बड़े इंडेक्स मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की, और आज सेंसेक्स 77,569 के स्तर पर बंद हुआ, यानी कि 77,569। इसमें 827 अंकों की तेजी दर्ज हुई, यानी कि लगभग 1.08% की मजबूती। इसे आप 1% से अधिक कह सकते हैं। और अब बात निफ्टी की करें तो निफ्टी 24,207 पर बंद हुआ है, 244 अंकों की बढ़त आई है और 1.02% की बढ़त। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के इस इंडेक्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 58,045 पर बंद हुआ, 793 अंकों की तेजी आई है, यानी कि 1.39% की मजबूती दिखाई है इसने। सोचिए ऐसे कि अगर आपके मोहल्ले में 3 सबसे बड़ी दुकानें हो और तीनों की एक साथ बिक्री बढ़ जाए तो आप समझ जाते हैं कि पूरे बाजार में रौनक है। सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है, आज ठीक यही हुआ है। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों साथ मिलकर तेजी की कहानी लिख रहे हैं। यह तीनों इंडेक्स मिलकर बाजार का मूड बनाते हैं और आज मूड साफ तौर पर पॉजिटिव रहा है। अब यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि बहुत से नए निवेशक अक्सर पूछते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में फर्क क्या है। तो इसे सरल भाषा में समझिए। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को दिखाता है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 बड़ी कंपनियों को दिखाता है। दोनों अलग अलग एक्सचेंज पर होने के बावजूद लगभग एक जैसी दिशा में ही चलते हैं, क्योंकि दोनों में भारत की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनी शामिल होती हैं। और बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनियों का हाल बताता है। इसलिए जब बैंक निफ्टी तेजी दिखाए तो समझ लीजिए कि बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, उनका सब कुछ सही दिशा में मूव हो रहा है और यह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि बैंकों से ही उद्योगों को कर्ज मिलता है और कर्ज मिलने से ही नई फैक्ट्रियां लगती हैं और उसी से नई नौकरियां बनती हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ के साथ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर करें और हो सके तो हमारी संजीवनी टीवी की
मेंबरशिप भी ले ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेक्टर परफॉर्मेंस। तो मिड कैप, स्मॉल कैप और सभी सेक्टर आज पूरे शहर में मतलब वैसे तो बारिश का माहौल है, पानी भरा हुआ है, लेकिन हम दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा था कि पूरे शहर में तो वह त्योहार नहीं कहलाता, लेकिन जब हर गली हर बाजार में एक साथ रौनक हो तो समझिए कि सच में त्योहार है। तो इसको आप गुड़गांव की बारिश से भी जोड़ सकते हैं कि आज की तारीख में पिछले 2 दिनों से जब से बारिश हो रही है तो गुड़गांव को झीलों का शहर कहा जा रहा है, यानी कि गुड़गांव में पूरी तरह बारिश हुई है। तो गुड़गांव में कोई ये नहीं कह सकता कि भैया हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, क्योंकि झीलों का शहर तो बन गया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस में कि आज वहां पर क्या नजारा दिखाई दिया। तो नजारा बिल्कुल ऐसा ही था गुड़गांव वाला। तो आज लगभग हर सेक्टर हरे निशान में बंद हुआ। तो शुरुआत करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से, क्योंकि यही छोटे निवेशकों का सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है। मिड कैप इंडेक्स 63,036 पर बंद हुआ, 870 अंकों की बढ़त यानी कि 1.4% की तेजी। जबकि स्मॉल कैप की अगर बात करूं तो 19,416 पर बंद हुआ, 296 अंकों की तेजी और 1.55% की बढ़त। अब बात करते हैं आगे के सेक्टर्स की। ऑटो सेक्टर 26,860 पर बंद हुआ, 184 अंकों की तेजी के साथ और 0.69% की बढ़त, यानी कि आधा परसेंट से ज्यादा आज ये ऑटो सेक्टर उछल गया। फार्मा सेक्टर 25,674 पर बंद हुआ, 18 अंकों की मामूली सी बढ़त के साथ में। और अगर परसेंटेज 0.07% बढ़ा और 0.07 हो जाता तो जेम्स बॉन्ड हो जाता, बट सिर्फ 0.07% बढ़ा। वैसे आप देख लो 0.07 बस 0.07 में पॉइंट आ गया, नहीं तो जेम्स बॉन्ड कह सकते हैं। आगे इसको कुछ बनाऊंगा कि इसको जेम्स बॉन्ड कैसे कहा जाए, है ना। यानी फार्मा में दोस्तों तेजी तो रही, लेकिन बाकी सेक्टर्स के मुकाबले बेहद हल्की रही। आईटी सेक्टर ने आज सबसे ज्यादा चौंकाया है और 28,010 पर बंद हुआ, 539 अंकों की छलांग लगा के, यानी 1.96% की तेजी। और इसे लगभग आप 2% की तेजी कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि यूएस में, साउथ एशिया में, साउथ कोरिया में, सब जगह जो चिप वाली कंपनियां थी उनमें किस तरह से तेजी बढ़ रही थी। तो यानी कि आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं तेजी थी, जिसका फर्क हमको यहाँ असर देखने को मिला। और टीसीएस के जो नतीजे आए हैं तो वो भी इसको हमारे आईटी सेक्टर ने फैक्टर इन किया और मजबूती दिखा दी। मेटल सेक्टर की बात करूं तो 12,689 पर बंद हुआ, 186 अंकों की तेजी के साथ में। और टोटल परसेंटेज में बढ़त देखें तो 1.48% की बढ़त आई। रियल्टी सेक्टर ने तो आज दोस्तों धमाका कर दिया, 939 के आसपास ही बंद हुआ, मतलब 939 पर ही बंद हुआ और 32 अंकों की बढ़त के साथ में, यानी 3.49% की जबरदस्त उछाल, यानी कि 3.5% आप इसको कह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर अकेला ऐसा रहा जिसमें आज हल्की सी नरमी दिखाई दी। ये 49,311 पर बंद हुआ है, 40 अंकों की गिरावट के साथ में और 0.08% की मामूली सी गिरावट है। और यह गिरावट दोस्तों वाकई में बहुत मामूली है, लेकिन जब बाकी पूरा बाजार हरा हो तब यह अकेला लाल निशान अट्रैक्ट तो करता है, ध्यान तो खींचता है। पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो इन्होंने आज कमाल कर दिया, 8,452 पर बंद हुआ, 248 अंकों की तेजी आई और 3% से भी ज्यादा की उछाल, यानी कि 3.03% एग्जैक्टली। यानी सरकारी बैंकों में आज सबसे ज्यादा जोश दिखाई दिया। और प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात करूं तो 28,084 पर बंद हुआ, 321 अंकों की तेजी और 1.16% की यहां पर तेजी आई। आगे बढ़ूं तो मुझसे पहले मैं सोच रहा हूं कि एक कॉफी का सिप ले लूं, क्योंकि ये हमारे गले को थोड़ा सा बेहतर करेगा। आपकी इजाजत है ना? है। तो चलिए आगे समझते हैं कि इस प्राइवेट बैंक वाले मसले को, कि अगर आपके शहर में बड़े मॉल से लेकर छोटी गली की दुकान तक हर जगह ग्राहक उमड़ पड़े तो यह सिर्फ एक दुकान की किस्मत नहीं है, पूरे बाजार का भरोसा है। और आज रियल्टी और पीएसयू बैंक जैसे सेक्टर में 3% से ज्यादा की तेजी यही भरोसा दिखाती है। रियल्टी सेक्टर में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई तो यह समझना दिलचस्प है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव कम होता है तो ब्याज दरों में स्थिरता की उम्मीद बढ़ती है और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए यह सीधा फायदे का संकेत होता है, क्योंकि इस सेक्टर का पूरा कारोबार ही कर्ज पर टिका होता है। घर बनाने वाली कंपनी हो या फिर दुकान बनाने वाली, दोनों को बैंक से बड़ा कर्ज चाहिए होता है। और जब ब्याज दरों को लेकर भरोसा बढ़ता है तो निवेशक इन कंपनीज में पैसा लगाने से नहीं हिचकिचाते। और पीएसयू बैंकों की तेजी भी इसी कहानी का हिस्सा है। जब अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा तो लोग और कंपनियां
ज्यादा कर्ज लेती हैं, ज्यादा निवेश करती हैं और इसका सीधा फायदा बैंकों को होता है, क्योंकि बैंकों का मुनाफा ही कर्ज देने से आता है। तो कर्ज नहीं देंगे तो उनके पास मुनाफा कहां से आएगा? तो जब कर्ज देते हैं मुनाफा आता है। दोस्तों, बैंकों में उतार चढ़ाव आने का कारण अगर हम देखें तो हर बड़ी तेजी के पीछे एक वजह होती है, और आज की वजह इतनी बड़ी है कि अब ये अगले कई हफ्तों तक बाजार की दिशा तय कर सकती है। आज की तेजी का सबसे बड़ा कारण है वैश्विक स्तर पर तनाव का कम होना। जब दुनिया में डर कम होता है तो पैसा वापस शेयर बाजार जैसी जगहों में आने लगता है, क्योंकि निवेशकों को लगता है कि अब जोखिम पहले से कम है। और दूसरा बड़ा कारण है घरेलू निवेशकों का भरोसा। पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं और आज उस भरोसे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली राहत ने और मजबूत कर दिया। और तीसरा कारण है कुछ सेक्टर्स में हुई खास खरीदारी, जैसे आईटी और पीएसयू बैंक, जिनमें बड़े संस्थागत निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। सोचिए ऐसे कि जैसे किसी परिवार में लंबे समय से चल रहा झगड़ा अचानक सुलझ जाए तो घर का माहौल ही बदल जाता है। सब लोग खुलकर सांस लेने लगते हैं, नई योजनाएं बनाने लगते हैं, कहाँ घूमने जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और आज बाजार का भी यही हाल है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है या सिर्फ एक दिन का जोश है? तो इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, जब हमें पता चलेगा कि अमेरिका ईरान के बीच जो शांति की दिशा में बात बढ़ी है वह वाकई किसी ठोस समझौते में बदलती है या नहीं। अगर यह समझौता आगे बढ़ता है तो बाजार में यह तेजी लंबे समय तक बनी रह सकती, लेकिन अगर बीच में कोई नया मोड़ आता है तो बाजार फिर से सतर्क हो सकता है। इसलिए समझदार निवेशक हमेशा 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 वैश्विक खबरों यानी कि ग्लोबल न्यूज पर नजर बनाए रखते हैं। सिर्फ चार्ट देखकर फैसला वो नहीं लेते। तो ग्लोबल न्यूज अब देखें तो यूएस ईरान पीस डील का असर क्या है? तो महीनों की तनातनी के बाद जब दो बड़े देश हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ वो दो देश नहीं बदलते, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था करवट लेती है। और करवट ली थी, लेकिन फिर से 2 दिन पहले आपने देखा दूसरी तरह की करवट ले ली। सोचिए, एक पल के लिए सोचिए कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता जिससे होकर दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। दोस्तों, ये बातें मैं रोज इसलिए बताता हूं कि जो नए निवेशक आते हैं, जो नए दर्शक आते हैं, वो सारे के सारे इस मसले को पूरी तरह से समझ सके। तो अगर इसको आप दोबारा या तिबारा सुन रहे हैं तो प्लीज आप समझें कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं। जैसे क्लासरूम में बड़े सारे बच्चे होते हैं और एक बच्चा जो या 2 बच्चे या 4 बच्चे जो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जब वो छोटी छोटी भी इक्वेशंस को क्लास टीचर समझाते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, बाकी जो वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो बोर होने लगते हैं। तो मैं मान लेता हूं अगर आपको आता है तो आप वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बोर हो रहे हैं, लेकिन और लोगों को इसको समझने दीजिए। तो खैर, जब भी इस इलाके के आसपास तनाव बढ़ता है तो दुनिया भर के व्यापारी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं यह रास्ता बंद ना हो जाए। और जब यह डर बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा था। और जब भी ऐसा तनाव बढ़ता है तो दुनिया को डर रहता है कि तेल की सप्लाई कहीं रुक ना जाए, और जब सप्लाई का डर होता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है, और इसका सीधा मतलब है कि तनाव कम, डर कम और सप्लाई को लेकर भरोसा ज्यादा। और इसी वजह से आज कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी गई। WTI क्रूड कहां पहुंच गया? $71.93 पर टहल रहा था, जबकि ब्रेंट क्रूड $76.18 पर बैरल पर था। इसमें भी आपको हल्की नरमी दिखाई दी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके मोहल्ले के 2 सबसे बड़े दुकानदारों के बीच झगड़ा चल रहा हो और पूरा बाजार डर के मारे सामान महंगे दामों पर बेच रहा हो, लेकिन जैसे ही दुकानदार हाथ मिला ले तो बाकी दुकानदार भी राहत की सांस लेते हैं और दाम सामान्य होने लगते हैं। तो मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा डर के मारे, बल्कि वो मौके का फायदा भी उठा रहे हो सकते हैं दुकानदार, क्योंकि ये गलत कहना होगा यहाँ पे कि दुकानदार डर के मारे बेच रहे हैं। दुकानदार मौके का फायदा उठा रहे हैं कि भाई जो बड़े दुकानदार हैं, जब उन्होंने अपनी बिकवाली कम कर रखी है तो बाकी जिनके दुकानों पे माल भरा हुआ है तो वो महंगे भी बेच रहे हैं। और एक ये भी है कि उनको ये भी डर लगता है कि आने वाले समय में मुझे सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अभी जो भी प्रॉफिट कमाना है वो कमा ले। तो ऐसी भी सिचुएशन आप कह सकते हैं, और कच्चे तेल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, ये राहत सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। जब कच्चा तेल सस्ता होने की उम्मीद बनती है तो भारत जैसे देश को सीधा फायदा होता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही मंगाते हैं।
और दोस्तों इससे हमारी लागत में कमी आती है और यही वजह है कि आज वैश्विक स्तर पर मिली इस राहत का असर सीधा भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। जरा सोचिए, भारत जैसे देश के लिए कच्चा तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन जैसा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी पर निर्भर करती हैं और ट्रांसपोर्ट की लागत इसी से तय होती है और जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है तो हर चीज की कीमत पर असर पड़ता है, सब्जी से लेकर सीमेंट तक। इसीलिए जब भी कच्चे तेल में नरमी की खबर आती है, बाजार में एविएशन कंपनियां, पेंट की कंपनियां और टायर बनाने वाली कंपनीज खास तौर पर खुश होती है क्योंकि इनकी लागत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों पर खर्च होता है। और दूसरी तरफ यह समझना भी जरूरी है कि जियोपॉलिटिकल पीस का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहता। जब दुनिया में तनाव कम होता है तो वैश्विक निवेशक जोखिम लेने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं और वे अपना पैसा उभरते बाजारों की तरफ ले जाते हैं जिनमें भारत सबसे आगे खड़ा है। जी हाँ, सबसे आगे खड़ा है। तो एफआईआई और डीआईआई की भूमिका की इस पे कल्पना करें तो आपके शहर में दो बड़े निवेशक हैं, एक बाहर से आता है और एक शहर का अपना है। तो जब दोनों एक साथ खरीदारी करने लगे तो बाजार में रौनक बढ़नी तय मानी जाती है। तो एफआईआईस यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दोनों मिलकर बाजार की दिशा तय करते हैं और पिछले कुछ समय से एफआईआई की खरीदारी और बिकवाली में उतार चढ़ाव देखने को हमें लगातार मिल रहा है, खासकर जब वैश्विक अनिश्चितता ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के संकेत मिले वैसे वैसे विदेशी निवेशकों का रुझान बढ़ा है और वो लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी छोटी कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। वहीं डीआईआई यानी कि हमारे अपने म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनी वाले जो पैसा लगाते हैं लगातार 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 खरीदारी करते हुए बाजार को सहारा दे रहे हैं। यही वजह है कि जब भी विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं तो खरीदारी हमारे जो घरेलू निवेशक करते हैं तो उससे बाजार उतनी बुरी तरह से नहीं गिर रहा जितना कभी 15-20 साल पहले गिरा करता था। दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके परिवार में जब बाहर से पैसा आना कम हो जाए तब घर के अपने सदस्य मिलकर घर का खर्च संभाल लेते हैं और डीआईआई पिछले कुछ सालों से भारतीय बाजार के लिए यही भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात भी समझिए दोस्तों कि डीआईआई में सिर्फ बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज ही नहीं आती बल्कि इसमें वह पैसा भी शामिल है जो आप और हम हर महीने अपनी एसआईपी के जरिए बाजार में लगाते हैं। यानी जब भी आप अपनी एसआईपी की किस्त कटवाते हैं या कट जाती है तो आप खुद डीआईआई की ताकत का एक हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जब जब विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की तब भी भारतीय बाजार ज्यादा नहीं गिरा क्योंकि घरेलू निवेशकों की एसआईपी लगातार बाजार को सहारा देती रही। यह भारतीय बाजार की एक बड़ी ताकत बन चुकी है जो 10 साल पहले इतनी मजबूत नहीं थी। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के 5 टॉप गेनर्स ने जिन्होंने चमक बिखेरी है तो सबसे पहले नंबर पर है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल 242 रुपए पर बंद हुआ, 3.9% की इसने शानदार तेजी दिखाई है। और दूसरे नंबर पर रहा एचडीएफसी लाइफ, 567 रुपए पर बंद हुआ, 2.84% की तेजी दिखाई। और तीसरे नंबर पर रहा अडानी इंटरप्राइजेस, 3,158 पर बंद हुआ है, 2.41% की तेजी दिखाई। और चौथे नंबर पर रहा है कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1310 पर बंद हुआ, 2.36% की मजबूती के साथ में। और पांचवें नंबर पर एसबीआई लाइफ, यह 1863 पर बंद हुआ, 2.29% तेजी के साथ। गौर कीजिए इन पांचों में से दो कंपनीज बीमा सेक्टर से। यह दिखाता है कि आज सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि वित्तीय सेवा में भी निवेशकों का भरोसा लौटा है। और यह भी दिलचस्प है कि रिलायंस जैसी विशाल कंपनी भी आज 2% से ज्यादा चढ़ी। जब इतनी बड़ी कंपनी में इतनी तेजी आती है तो इंडेक्स पर उसका असर भी बड़ा होता है क्योंकि निफ्टी में रिलायंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। यानी आज की तेजी में रिलायंस का बड़ा योगदान रहा है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो टॉप लूजर्स में कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे जिनकी वजह से निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। तो सबसे पहला रहा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, 1246 पर बंद हुआ, 1.19% की गिरावट के साथ में। दूसरे नंबर पर इटर्नल रहा, 290 रुपए पर बंद हुआ, 0.87% की नरमी के साथ में। और तीसरे नंबर पर भारती एयरटेल 1919 पर बंद हुआ, 0.63% गिरावट के साथ में। और चौथे नंबर पर नेस्ले इंडिया 1450 पर बंद हुआ,
0.43% की नरमी के साथ में। और 5वें नंबर पर सन फार्मा 1933 रुपए पर बंद हुआ, 0.3% की मामूली गिरावट के साथ में। ध्यान दीजिए, इन पांचों में से 3 कंपनियां फार्मा और एफएमसीजी से जुड़ी, यानी वो सेक्टर जिनमें आज पहले भी हमने नरमी देखी थी। जब बाकी बाजार दौड़ रहा हो तब डिफेंसिव सेक्टर अक्सर पीछे रह जाते हैं। यह एक सामान्य बाजार का व्यवहार है, और जब बाकी सेक्टर गिर रहे होते हैं तो ये जो डिफेंसिव सेक्टर हैं वो मजबूत होकर खड़े होते हैं, क्योंकि ये मनी रोटेशन होता है। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडेक्स देखकर बाजार को समझने की कोशिश करें तो आप आधी तस्वीर ही देख रहे हैं। असली तस्वीर छिपी होती है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। तो आज 2339 शेयर एडवांस में रहे, 976 शेयरों में गिरावट देखी गई और 95 शेयर में कोई बदलाव नहीं रहा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पूरे मोहल्ले में 100 दुकानों में से 70 दुकानों पर आज अच्छी बिक्री हुई हो और सिर्फ 30 दुकानों पर सुस्ती रही हो, तो आप कहेंगे कि पूरे मोहल्ले का दिन अच्छा गुजरा। आज ठीक यही अनुपात बाजार में भी दिखा। बढ़ने वाले शेयर गिरने वालों से लगभग 2.5 गुना ज्यादा रहे। यह दिखाता है कि आज की तेजी सिर्फ कुछ बड़े नामों तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यापक स्तर पर थी। यह आंकड़ा असल में बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स तो हरे निशान में बंद हो जाता है, लेकिन असल में सिर्फ 4-5 बड़ी कंपनीज की वजह से, जबकि बाकी बाजार लाल निशान में रहता है। ऐसी तेजी को विशेषज्ञ नैरो रैली कहते हैं, यानी सीमित दायरे की तेजी। लेकिन आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये बताता है कि यह तेजी नैरो नहीं थी, ब्रॉड बेस थी, यानी व्यापक आधार वाली। और ब्रॉड बेस तेजी हमेशा ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें छोटी, मझोली और बड़ी हर तरह की कंपनियां शामिल होती। कमोडिटी में अगर हम देखें तो सोना, चांदी और कच्चा तेल, तो जब शेयर बाजार में दोस्तों तेजी होती है तो अक्सर सोने चांदी की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सोना आज 1,44,276 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, 0.7% गिरावट के साथ में। चांदी 2,23,058 पर 1.47% की नरमी के साथ में। और कच्चे तेल की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि WTI क्रूड $71.93 पर बैरल पर और ब्रेंट क्रूड $76.18 पर बैरल पर। सोचिए ऐसे कि जब मोहल्ले में शादियों का सीजन जोरों पर हो और लोग जमीन जायदाद में पैसा लगाने लगे, तो अक्सर लोग अपनी बचत का सोना चांदी थोड़ा कम खरीदते। आज शेयर बाजार की चमक में सोने चांदी की चमक थोड़ी दब गई, लेकिन यह कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि सामान्य बाजार का व्यवहार है। दरअसल सोना और चांदी को सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में डर का माहौल होता है तो निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने, चांदी या डॉलर की तरफ खिसका देते हैं, क्योंकि वहां जोखिम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे ही डर कम होता है, वैसे ही पैसा वापस शेयर बाजार की तरफ लौटने लगता है और सोने चांदी की मांग में हल्की सी कमी आती हुई दिखाई देती है। आज ठीक यही हुआ। अमेरिका ईरान शांति समझौते की उम्मीद ने डर कम किया है, तो पैसा शेयर बाजार की तरफ गया और सोना चांदी थोड़ा सा नरम पड़ गया। नए निवेशकों के लिए समझना जरूरी है कि सोना चांदी और शेयर बाजार अक्सर एक दूसरे के उलट चलते हैं, इसलिए एक संतुलित पोर्टफोलियो में दोनों को थोड़ी थोड़ी जगह देना समझदारी मानी जाती है, ताकि जब एक जगह नरमी हो तो दूसरी जगह से संतुलन बना रहे। और कल बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारे सपोर्ट लेवल है और क्या हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा आज नहीं करते हैं, इस पर चर्चा हम कल करते हैं, क्योंकि कल भी तो हमारे पास कुछ बात करने के लिए रहना चाहिए। क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन आप सारी इकट्ठी करिए, समझिए कि आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, कहां कहां तेजी रही, क्यों रही, क्या कारण रही। क्योंकि जब ये सब आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, इन्फॉर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो आता हूँ, किसी भी तरह का कोई कोर्स नहीं मुझे बेचना है, किसी भी तरह का मुझे आपको अपनी कोई टिप नहीं देनी है कि आप ये खरीद लीजिए, ये बेच लीजिए। मैं आपको एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर बनाना चाहता हूं, और साथ के साथ मैं रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे और बता रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लोगों का ज्यादातर पैसा जाता है। और ये मैं नहीं कहता, ये सेबी कहती है। सेबी कहती है 90% निवेशक, 90% इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑप्शन की ट्रेडिंग में पैसा अपना गंवा देते हैं, खो देते हैं। 2024-25 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खोया था, और 2025-26 में भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खोया है। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी इसीलिए बढ़ाया, और जो निफ्टी की क्वांटिटी बढ़ाई वो भी इसीलिए बढ़ाई। तो खैर,
इस बात पे हम रोज बात करते हैं और आपको भी कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें और हमारा प्रयास है कि आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाएं ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे, क्योंकि पैसे से खुशी आती है ऐसा सच मान सकते हैं आप, लेकिन बिल्कुल 100% सच यही नहीं। पैसा एक खुशी का कारक हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा हो, हेल्थ ना हो, रिलेशनशिप ना हो, तो फिर पैसा भी किसी काम का नहीं होता। तो सिर्फ पैसा भी एक फैक्टर है, लेकिन पैसा एक जरूरी फैक्टर है, क्योंकि पैसा होगा तो बाकी सारी चीजें ठीक चल सकती हैं, ठीक चलेंगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं और कल हम सुभाष जी के साथ भी उनसे साप्ताहिक विश्लेषण समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा जाता है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।